कहानियाँ। गूंगी। वो बोल तो नहीं सकती थी पर बहुत कम बोलती थी, इसलिए पीठ पीछे उसे हमारे घर में गूंगी कहकर याद करते थे। उसका चेहरा कैसा था, नाक कैसी थी, आंखें कैसी थी, होठ कैसे थे, बाल कैसे थे, रंग रूप कैसा था, आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर उसके रंग रूप, चेहरे मोहरे को छोड़कर मुझे उसके बारे में बहुत कुछ याद है। भले ही उससे बिछड़े हुए पूरे 50 साल बीत चुके हैं। तब मैं 13 साल का था, वो 18 साल की थी। उन दिनों इस उम्र की लड़कियां मां बन चुकी होती थी, पर उसकी तो शादी नहीं हो पाई थी। उसकी शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट परिवार की गरीबी थी। पहले उसकी माँ हमारे घर काम करने आती थी। वो बीमार रहने लगी तो उसने आना शुरू कर दिया। उसकी माँ कमरों की, आंगन की सफाई करती थी, बर्तन साफ करती थी, रसोई धोती पहुंचती थी, 2 टाइम आती थी। झटपट काम निपटाकर उसे जाने की जल्दी रहती थी, क्योंकि वो 3-4 घरों में भी काम करने जाया करती थी। पर गूंगी केवल हमारे ही घर का काम करने आती थी। उसके भाई उसे किसी के घर जाने ही नहीं देते थे। शायद हमारे घर के लिए इसलिए खामोश रह गए थे, क्योंकि हमारे घर में उनका बचपन से आना जाना था। वे कई बार अपनी माँ के साथ आ जाते थे, खेलते कूदते रहते थे। मेरी माँ कभी बुरा नहीं मानती थी। वे कभी कुछ उठाकर ले जाएंगे, ऐसा उन पर शक भी नहीं किया जाता था। माँ हमेशा उनको कुछ न कुछ खाने पीने को देती रहती थी। घर पर न तो उनकी माँ को नौकरानी समझा जाता था, न ही उनको नौकरानी के बेटे। हाँ, तो गूंगी केवल हमारे ही घर पर काम करने आती थी। वो केवल कमरों और आंगन की सफाई करने, बर्तन साफ करने, रसोई धोने पहुंचने 2 टाइम नहीं आती थी। वो तो परिवार के सदस्य के समान थी। सारा दिन हमारे घर पर ही रहती थी। माँ स्वेटर बुन रही होती तो वो उनसे स्वेटर लेकर बुनने लगती। माँ चरखा काट रही होती तो चरखा काटने बैठ जाती। चक्की पर पीस रही होती, वहां हाथ बटाने लगती। पिताजी कभी कुछ दिनों के लिए बाहर जाते तो 2-3 रातें हमारे घर पर सो जाती, जिससे मैं और माँ को अकेलापन महसूस न हो। आज मुझे उसे गूंगी लिखते हुए मन को बड़ा अजीब सा लग रहा है। सोचता हूँ मुझको उसका असली नाम याद होता तो आज उसे गूंगी नाम से याद न करना पड़ता। बस एक बार की बात है, मैं उसे गूंगी कहकर पुकारता था। तब भी मुझे उसका असली नाम मालूम था या नहीं कह नहीं सकता। 50 साल का समय कुछ कम नहीं होता। आदमी को बहुत कुछ भूल बिसर जाता है, पर मुझे इतना तो ठीक ठीक याद है। उसे गूंगी कहना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे गूंगी गूंगी कहकर पुकारता था। वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी, चुपचाप काम करती रहती या मुस्कुरा देती, बस इतना ही। मुख से कुछ भी नहीं कहती। माँ रोकती डांटती, पर मैं कहाँ मानने वाला था। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा। माँ जितना रोकती मैं उतना अधिक उसे गूंगी कहकर पुकारता। उसके जाने के बाद माँ मुझे बहुत प्यार से समझाती, अपनों से बड़ों को इस प्रकार तंग नहीं करते, उसे दीदी कहा करो। माँ की बात मानकर एक दिन जब मैंने उसे दीदी कहा तो उसने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी कतार धीमी आवाज में कहा, मुझे गूंगी ही कहा करो। तुम जब मुझे गूंगी कहकर पुकारते हो तो बड़ा भला लगता है मुझे। मैं मन ही मन चाहने लगती हूँ भगवान मुझे सचमुच गूंगा बना दे। ऐसा कहते समय पहले तो उसकी आंखें भीग आई थी, फिर मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब सी थी। तब मुझे उससे डर सा लगने लगा था। मैं समझ नहीं पाया वो भगवान से गूंगापन क्यों मांग रही है, उसकी आंखें क्यों भीग आई है और अजीब तरह से वो मुस्कुराई क्यों है। पर आज मैं कल्पना कर सकता हूँ। गरीबी, बेबसी, तरह तरह की मजबूरियां, भाइयों की पढ़ाई का छूट जाना, माँ का बीमार पड़ जाना, उसकी शादी की चिंता में घर के सब लोगों का हर समय डूबा रहना गूंगा बहरा अंधा बनाने की इच्छा को जन्म दे सकता है। ऐसे में अपने आप पर रोना भी आ सकता है और आदमी रोते रोते पागलों की तरह हंस भी सकता है। तब हमारे शहर में सर्कस आई थी। उसका खेल हमारे घर से लगभग 7 मील परे था। एक शाम मैंने जिद पकड़ ली, आज ही सर्कस का खेल देखने जाना है। माँ ने बहुत समझाया, इतनी दूर जाकर क्या करोगे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आकाश में बादल घिरे हैं, तेज हवा भी चल रही है। पर मैं कहाँ मानने वाला था। गूंगी को बुलवाया गया। हमारे पीछे रात में वो माँ के पास ठहरेगी। उसकी अपनी माँ बीमार थी, पर वो चली आई। उसने इनकार नहीं किया। हम सर्कस देख ही रहे थे कि भयानक तूफान आ गया। आंधी और जोरों की बारिश, सर्कस का टेंट गिर गया।
लाइट चली गई। चारों ओर घटाटोप अंधेरा, उड़ाकर ले जाने वाली ठंडी तेज हवा, बजरी से चोट करती बारिश। कई घंटे भटकने के बाद किसी तरह हम घर पहुंचे। वहां का हाल जान हम खामोश होकर रह गए। नाली में रुकावट आ जाने से आंगन, बरामदे और कमरों तक में पानी भर गया था। सर्दियों की बरसाती रात में गूंगी ने पानी में घुसकर नाली का रास्ता साफ किया। आंगन से, बरामदे से और कमरे से पानी बाहर निकाला। जब हम घर पहुंचे तो वो पोछा लगाकर कमरों का पानी सुखा रही थी। उसी रात गूंगी को बुखार चढ़ गया था और कई दिन तक बीमार पड़ी रही थी। तब मैं उसका मजाक उड़ाया करता था, इतनी बड़ी हो गई हैं और जरा सा भीगना सहन नहीं हुआ, बीमार पड़ गई। मुझे देखो, छोटा सा हूं, कई घंटे भीगता रहा पर छींक तक नहीं आए। पर आज उस घटना को याद कर मेरा मन अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है। उसका अपनी बीमार माँ को छोड़कर मेरी माँ के पास रात भर ठहरना, सर्दियों की रात में बारिश में भीगना, नाली की रुकावट दूर करना, कमरों से बरामदे से पानी निकालना, उन्हें सुखाना, बीमार पड़ना, कोई गिला शिकवा नहीं करना, उफ तक नहीं करना, बदले में कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहना नहीं। मैं सोचने लगता हूं, यही तो होता है अपनापन। इस अपनेपन की कीमत कौन चुका सकता है। अचानक ही मेरी आंखें भीग आती हैं। मुझे एक और बात याद आ रही है। उस दिन तो हद ही हो गई थी। रामलीला के दिन थे। रात को हम लोग रामलीला देखते। दिन में बच्चे तीर कमान से खेला करते। मैंने एक बड़ी सी कमान बना रखी थी। एक तार को नोकीला कर तीर बना रखा था। शाम का समय था। मैंने देखा सामने से गूंगी आ रही है। मैंने उसकी ओर अपना तीर तान दिया। वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोली, पर अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर, गर्दन हिला हिलाकर और आंखों की भाषा में मुझे रोकती रही। जब उसे लगा मैं नहीं मानूंगा तो उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने मुंह को ढांप लिया। इधर मैंने तीर छोड़ दिया जो उसकी एक हथेली के पिछले भाग में काफी अंदर घुस गया, फिर नीचे जा गिरा। उसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। उसने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा दिया। उसकी हथेली से खून बह रहा था, आंखें भीगी थी। वो धीरे धीरे घर की ओर चली। पीछे पीछे मैं भी चला, डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, सोचता हुआ आज शामत आ गई। माँ पूछेगी, ये सब कुछ बता देगी, फिर माँ मारेगी तो जरूर। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने उसके हाथ से खून बहता हुआ देखा और पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें? अभी गिर गई। कोई कांटे वाली तार पड़ी थी, उसी का एक कांटा हाथ में कट गया है। बैठो, मैं पट्टी बांध देती हूँ। इतना कह माँ कमरे की ओर बढ़ गई। मैं उनके पास पहुंचा और पूछा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? और इतना पूछते ही मैं सिसक सिसक कर रोने लगा। तब उसने मुझे ढेर सारा प्यार किया था और कहा था, तू क्यों चिंता करता है? अभी चाची पट्टी बांधती है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। माँ ने पट्टी बांधी थी। वो मेरे मन की उदासी दूर करने के लिए मेरे साथ खेलती रही थी। आज मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, कुछ कह नहीं सकता। पर जब कभी उसकी याद आती है तो मन की गहराइयों से एक आवाज उठती है, गूंगी दीदी तुम कितनी अच्छी थी। घर पर कथा है। लड़का हुआ है लड़का, सब लोग खुश थे। मैं उस समय 2 साल की थी। सब लोग कह रहे थे लड़का हुआ है। मेरे मुंह से लड़का शब्द का उच्चारण नहीं निकलता था। मैं अपनी तोतली आवाज में कहती लक्का हुआ है। फिर तो सब लोग उसे लक्का ही कहने लगे। लक्का से बनते बिगड़ते मेरे भाई का नाम लाका हो गया। मुझे ये नाम बहुत प्यारा लगता है। मेरा भाई भी कम प्यारा नहीं है। सांवला रंग, लंबा कद, मुस्कुराता चेहरा, दिमाग में ढेरों शरारतें लिए मेरा भाई मुझे बहुत भाता है और उतने ही ज्यादा गुदगुदाते हैं उसके कारनामे। अब वो काफी बड़ा हो गया है। मेरी भी आवाज तोतली नहीं रही, फिर भी मैं उसे लाका ही कहती हूँ। मैं ही क्या, पूरा घर, पूरा मोहल्ला उसे लाका पुकारता है। एक बार लाका और उसके दोस्तों ने योजना बनाई कि राम जी के बगीचे में चलकर टिकोरे, छोटे छोटे आम तोड़े जाएं। योजना के अनुसार लाका, शेर अली और पंकज चल दिए बगीचे में। लाका और शेर अली पेड़ पर टिकोरे तोड़ते और पंकज उनके द्वारा गिराए टिकोरों को अपनी जेब में रखता। पंकज को नीचे इसलिए खड़ा किया गया था ताकि वो राम जी के आने की खबर लाका और शेर अली को दे सके। अभी 7-8 टिकोरों ही इकट्ठे हुए थे कि पंकज को बगीचे के मालिक राम जी आते हुए दिखाई दिए। पंकज दोनों को बिना बताए ही दबे पांव बगीचे के पिछले रास्ते से भाग निकला। राम जी ने जब बगीचे में प्रवेश किया तभी उनकी नजर पेड़ पर चढ़े लाका पर पड़ गई। शेर अली लाका से ऊपर था और ऊपर पत्तियां कुछ इस तरह से घनी थी कि
उस पर कोई चढ़ जाता तो दिखता नहीं था। राम जी ने कड़कती आवाज में लाका से कहा, ए लड़के नीचे उतर। शेर अली तो आवाज सुनकर घनी पत्तियों में दुमक गया। लाका के तो होश उड़ गए। उसे नजर से नजर मिली तो लाका कांप गया। डरते डरते नीचे उतरा। राम जी ने डांटते हुए कहा, ऊपर क्या हो रहा था बच्चों? लाका ने बड़े भोले अंदाज में कहा, मेरे घर कथा है, मैं आम की पत्तियां तोड़ने आया था। इतना बोलते ही लाका रोने लगा। राम जी ने लाका की जेब टटोली। टिकुरे नहीं थे, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया लाका की बात पर। ममतापूर्ण भाव से राम जी ने कहा, अरे बच्चे चुप हो जाओ, रोते क्यों हो? मैं तुम्हें देता हूँ पत्तियां। अब तो शेर अली के पसीने छूटने लगे कि कहीं राम जी इसी पेड़ पर न चढ़ जाए, पर उन्होंने दूसरे पेड़ से पत्तियां तोड़ी। लाका ने पत्तियां लेकर धन्यवाद कहा और अपने बहानेबाजी की दाद देते हुए अपने पैरों की गति तेज की और बगीचे से चला गया। शेर अली बेचारा ऊपर फंसा हुआ था। पेड़ पर चुपचाप बैठे रहने से उसकी कमर टेढ़ी हुई जा रही थी। शेर अली चुपचाप बैठे रहने के अलावा कर ही क्या सकता था। इधर राम जी उसी पेड़ के नीचे बैठकर सत्तू खा रहे थे। शेर अली की जान तो आफत में आ गई थी। अचानक शेर अली को छींक आई। हाथ इधर उधर हिला, पत्तियां खड़खड़ाई। राम जी डंडा लेकर तैनात हो गए। राम जी ने घूरकर ऊपर देखा। शेर अली बिना कुछ कहे ही नीचे उतरने लगा। राम जी कुछ कहते इससे पहले ही शेर अली रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, मेरे घर भी कथा है। राम जी समझ गए और बोले, हाँ आज तो सबके घर कथा ही है, मेरे बगीचे में भी है, लो ये प्रसाद। इतना कहते ही राम जी ने डंडा उठाया। शेर अली रो पड़ा, कहने लगा, अब नहीं आऊंगा। तो राम जी ने उसे डांट डपट कर छोड़ दिया। योजना के अनुसार टिकरों तोड़ने के बाद हनुमान मंदिर के पास जाना था। शेर अली भी बगीचे से निकलकर घर के बजाय हनुमान मंदिर ही गया। जब पहुंचा तो देख रहा है कि लाका और पंकज नमक लगाकर टिकरे खा रहे थे। लाका और पंकज ने शेर अली की रोनी सूरत देखी तो उन्हें हंसी भी आ रही थी और दया भी। दोनों हंसे बिना न रहे और तब हंसते रहे जब तक शेर अली भी अपना गुस्सा थूक कर हंस न दिया। तीनों हंस हंस कर राम जी के बगीचे की ही बातें कर रहे थे। तभी न जाने कहां से राम जी वहां पहुंच गए। अब उन्हें देखते ही लाका, पंकज और शेर अली छलांग लगाते हुए तेजी से दौड़कर भागे। राम जी जब तीनों को भागते हुए देखे तब उन्हें तीनों को एक साथ डांटने का मन हुआ। साथ ही उन्हें दौड़ाने का भी मन कर रहा था, क्योंकि वो अपने जमाने के तेज धावक रह चुके थे और उन्हें दौड़े भी बहुत दिन हो चुके थे। फिर क्या था, राम जी ने तीनों का पीछा करना शुरू किया। तीनों पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। राम जी भी अपनी पूरी ताकत लगा दिए। राम जी और लंका, पंकज तथा शेर अली के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। तीनों को लगा अब वो पकड़े जाएंगे। राम जी तो पिटाई करेंगे ही, घर पर शिकायत पहुंचने पर वहां भी पिटाई होगी। अब तक तीनों भागते भागते थक चुके थे, फिर भी भाग रहे थे। भागते भागते तीनों ने मन ही मन चोरी नहीं करने का संकल्प किया, क्योंकि चोरी करने का दुष्परिणाम उनके सामने था। राम जी और तीनों के बीच की दूरी अब बहुत कम हो गई थी। वो पकड़ने ही वाले थे, तभी राम जी के किसी परिचित ने उन्हें आवाज दी और राम जी को न चाहते हुए भी रुककर उस व्यक्ति से बात करना पड़ा। इस बीच पंकज, शेर अली और लंका को भागने का मौका मिल गया। वो अपनी जान बचाते हुए भागे और फिर कभी चोरी की बात उन्होंने सोची ही नहीं। ये किस्सा जब भी तीनों को स्मरण आता है वो हल्की सी मुस्कान बिखेरे नहीं रह पाते हैं। घृणा से बचो। किसी जंगल में एक बारहसिंगा और एक कौआ रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे। बारहसिंगा वहां पानी पी रहा था और कौआ वहीं किनारे पर दाने चुग रहा था। पानी पीते पीते अचानक बारहसिंगा की नजर तालाब के पानी पर जा गई, जहां कौए का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। उसने अपने सुंदर सींगों को देखा तो देखता ही रह गया। अरे वाह, ये मेरे सींग है, इतने सुंदर। मैंने अब से पहले कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था। उसने तुरंत कौए से कहा, देखो मित्र, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। तुम मेरे कैसे मित्र हो? तुमने आज तक कभी मुझे ये नहीं बताया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। वो निराश हो गया। कौए ने कहा, क्या बात है मित्र, अभी तो तुम बहुत खुश थे, अब क्या हुआ? देखो ना, ये मेरे पैर कितने बदसूरत हैं, लंबे और पतले, बिल्कुल किसी सूखी डंडी के जैसे। काश मेरे पैर भी उतने ही सुंदर होते जितने मेरे सींग हैं। वो निराश हो बोला। ये देखकर कौआ बोला, नहीं मित्र, इसमें निराश होने वाली बात तो कोई नहीं है। ईश्वर ने सबको बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने सबको कोई न कोई विशेषता अवश्य दी है। साथ ही सब में
एक न एक कमी भी छोड़ी है। यदि ऐसा न होता तो या तो कोई अपनी खूबियों के कारण घमंड के 7वें आसमान पर रहता, या फिर कोई अपने अंदर की कमियों के कारण आत्मग्लानि की अग्नि में झुलसता रहता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सींग कितने सुंदर हैं, पर जरा मेरी ओर देखो, मेरे पास क्या है? न रंग रूप, न आवाज ही अच्छी है, यहाँ तक कि कोई खूबी नहीं है, फिर भी मैं मस्त रहता हूँ, बेफिक्र बेपरवाह। अब भी यदा कदा बारहसिंगा कौए के आगे अपने पैरों का रोना लेकर बैठ जाता। कौआ हर बार उसे अनेक प्रकार के उदाहरण देकर शांत करता। एक दिन बारहसिंगा आराम से जंगल में घूम रहा था। अचानक अपने चौकन्ने कानों को उसने किसी के आने की आहट सुनी। खतरे का आभास होते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वो उस स्थान से काफी दूर निकल आया था, लेकिन वो अभी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वो घने जंगल में पहुंच जाना चाहता था। किंतु ये क्या, वो अभी कुछ ही छलांगे लगा पाया था कि उसके लंबे लंबे सींग घनी झाड़ियों में उलझ गए। वो उन्हें निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। सींग बहुत बुरी तरह उलझे थे। काफी मेहनत के बाद वो एक सींग झाड़ी से बाहर निकालने में सफल हो गया, लेकिन एक अभी भी फंसा था और बारहसिंगा के शरीर पर खरोंचे आने के कारण कई जगह से खून भी निकलने लगा था। अब तक शिकारी भी वहां पहुंच चुका था। सींग निकालने की जद्दोजहद में बारहसिंगा झाड़ी को बहुत तेजी से हिला रहा था। इसी कारण शिकारी को उसका पता चल गया। बहुत थकाया है तूने, पर अब मजा भी बहुत आएगा। बड़बड़ाता हुआ शिकारी बंदूक से बारहसिंगा पर निशाना साध रहा था। तभी न जाने कहां से उड़ता हुआ कौआ वहां आ पहुंचा। अपने मित्र के प्राण संकट में देखकर अचानक शिकारी की आंख पर अपनी चोंच से वार किया। वार बहुत जोरदार था। शिकारी बिलबिलाता हुआ वहीं गिर पड़ा और उसकी बंदूक भी। अब तक बारहसिंगा अपना दूसरा सींग भी निकाल चुका था। कौए ने कहा, देखा मित्र, जिन सींगों पर तुम्हें इतना नाज था, आज उन्हीं के कारण तुम लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे, और जिन पैरों से तुम घृणा करते थे वो अभी भी तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे। चालाकी। एक समय की बात है, दो भाई साथ साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था, पर वो दिमाग से बड़ा कमजोर था, जबकि छोटा भाई कमजोर शरीर का मालिक होते हुए भी बुद्धि में बड़ा ही शातिर था। एक बार दोनों भाई कुनैन की दवा लेकर तिब्बत में व्यापार को निकले। वे यहां से कुनैन की दवा लेकर जाते, बदले में वहां से नमक का सौदा करके लौटते। 30 किलोमीटर तक की यात्रा के बाद उन्हें बड़ी थकान महसूस होने लगी, जिसके कारण उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें विश्राम के लिए एक पेड़ के सिवा कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था। अंत में उस पेड़ के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया। छोटे भाई ने अपने भाई से पानी मांगा। बड़ा भाई पानी की तलाश में निकल गया। चलते चलते बड़ा भाई ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था, और बड़ा भाई समझ बैठा कि कोई बड़ी बिल्ली है जो हिरण को मारने जा रही है, क्योंकि उसने आज तक शेर को देखा नहीं था और न ही उसके बारे में कोई समझ रखता था। इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर वो स्वयं बहुत अचंभे में था। उसने वापस लौटकर अपने भाई से कहा, भाई, मैंने एक बड़ी बिल्ली देखी है। जानते हो वो किसका शिकार कर रही थी? वो बिल्ली एक बड़े हिरण का शिकार कर रही थी। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की बात सुनकर यकीन नहीं आया और जिज्ञासावश उस स्थान की ओर चल पड़ा। दोनों दौड़ते हुए उस बिल्ली को देखने उस स्थान पर पहुंचे, पर तब तक शेर वहां से जा चुका था। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने वहां केवल मृत हिरण को ही देखा। छोटे भाई ने कहा, इस हिरण को हम अपने साथ ले चलते हैं और इसे खाते हैं। वे उसे अपने निवास पर ले आए। उन्होंने आग जलाई और हिरण का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जल्द ही शेर को अपने शिकार की गंध पहचान में आ गई
वो उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। हिरण का शिकार शेर ने किया था और उसे खाने का अधिकार भी शेर का ही था। छोटे भाई और शेर के मध्य घमासान युद्ध होने लगा। छोटा भाई बड़ा ही दुबला पतला कमजोर था। शेर को परास्त करना उसके बस की बात नहीं थी। मूर्ख बड़ा भाई, इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं था उसे। वो तो शिकार के ऊपर ही अपना मन साधे हुए था। वो हिरण के भोज के लिए ही चिंतित था। उसे किसी के हार जीत और मरने से कोई मतलब नहीं था। वो खबरदार कर रहा था कि जो कोई मेरे मांस को गिराएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोटे भाई में शेर को हरा पाने का सामर्थ्य नहीं था और ये भी जानता था कि बाहुबल से सशक्त उसके बड़े भाई में शेर को परास्त करने की ताकत है, पर वो भोज के सिवा कुछ सोच ही नहीं रहा है। छोटे भाई ने तुरंत उस भोज को जमीन पर गिरा दिया। क्रोधित भाई ने शेर का मुकाबला किया। उसने मजबूती से शेर की पूंछ पकड़कर उसे ऐसा पछाड़ा कि पूंछ उखड़कर हाथों में आ गई। शेर अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से भाग निकला और दोनों भाई पुनः अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। जलेबी प्रसाद। वैसे नाम तो था उनका रमेश, मगर लोग उनको ये नाम भूल चुके थे तथा वे अपने अत्यधिक जलेबी प्रेम की वजह से मोहल्ले में जलेबी प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। भारत पाकिस्तान का मैच हो या फिर चुनाव के परिणाम हो, जलेबी प्रसाद जी हमेशा ही जीत हार की शर्त लगाया करते थे और वो शर्त होती थी 1 किलो जलेबी की। अब जलेबी प्रसाद जी शर्त जीते या हारे, हम बच्चों को जलेबी मिलती ही थी। वे हम बच्चों के चहेते जो थे। इसी बीच एक हादसा हो गया, मगर इसे तो जलेबी प्रसाद जी खुशखबरी मान रहे थे तथा हम लोगों को जलेबी की पार्टी भी दे चुके थे, किंतु हम तो इससे हादसा ही मान रहे थे और वो हादसा था जलेबी प्रसाद जी का विवाह तय हो गया था। बारात लोकल थी, हम सभी तैयार बैठे थे बारात में जाने के लिए। जलेबी प्रसाद जी हम लोगों से पहले ही मिन्नतें कर चुके थे तथा हम लोगों को भरपूर जलेबी खिला चुके थे, इस बात के लिए कि हम लोग बारात में उन्हें आदरणीय भैया कहकर ही संबोधित करेंगे तथा भूलकर भी मुख से जलेबी प्रसाद नहीं कहेंगे। हम लोगों ने भी जलेबी खाकर तथा जलेबी की कस्में खाकर कहा, ठीक है भैया जलेबी प्रसाद जी, ससुराल में हम लोग आपकी इज्जत का फालूदा नहीं बनने देंगे। बारात नाचते गाते धूम मचाते वधू के घर पहुंची। वीडियो फिल्म बन रही थी। हम लोग भी जलेबी भैया की शादी में खूब नाचे। बारात में नाचने के 2 कारण थे, एक तो शानदार वीडियो फिल्म बन रही थी तथा दूसरे नाचने के बाद जमकर भूख लगे ताकि बारात में खाने का मजा आ जाए। विवाह स्थल शानदार सजा था। सुमधुर संगीतमय वातावरण के बीच वरवधु को जयमाला के लिए मंच पर लाया गया। मंच पर वरवधु एक दूसरे को माला पहना रहे थे। अचानक संदीप के मुंह से निकल पड़ा, जलेबी झुकना नहीं। हमने बात संभाली, क्यों रे तोतले, तुझसे बोलने के लिए किसने कहा था? फिर बात स्पष्ट की, भैया जरा भी झुकना नहीं। जलेबी भैया की त्योरियां मुस्कुराहट में ढली। वे खुशी खुशी और तन गए। वधू ने उन्हें आसानी से माला पहना दी। अब आई माला पहनाने की बारी भैया की। जैसे ही भैया माला पहनाने लगे, माला अचानक उनके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई। उन्हें माला झुककर उठाना पड़ा। दृश्य ऐसा लग रहा था मानो जलेबी भैया भाभी के चरण स्पर्श कर रहे हों। कैमरे ने इस दृश्य को कैद करने में कोई चूक नहीं की। फिर भैया ने वधू को माला पहनाई। शादी संपन्न हो गई। बारात वापस लौट आई। भाभी जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। अचानक उनका तबादला इंदौर हो गया। जलेबी भैया के यहाँ रिवाज था कि पहली बार दुल्हन की विदाई के लिए दामाद को ससुराल जाना पड़ता है। दुल्हन तो विवाह के 10 दिन बाद ही मायके चली गई। 1 माह बीतने के बाद ससुराल से भैया के लिए बुलावा आया, कम से कम 1 सप्ताह के लिए आइए तथा दुल्हन को विदा कर ले जाइए। पत्र पढ़कर भैया चिंतित हो उठे। हम लोगों ने दिलासा दी, भैया हम लोगों को साथ ले चलिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। जलेबी भैया कतराए, ना बाबा ना, तुम्हें ले जाकर हमें अपना मजाक नहीं उड़वाना है। खैर हमने 1 लाख की सलाह यूं ही मुफ्त दी। ससुराल जा रहे हैं आप, शौक से जाइए, मगर ध्यान रखिए
वहाँ आपको कम बोलना है तथा कम खाना है। कम बोलने से वे समझेंगे दामाद जी शांत स्वभाव के हैं तथा कम खाने से उन्हें लगेगा दामाद जी पेटू बिल्कुल भी नहीं है। जलेबी प्रसाद जी ससुराल पहुँचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। बैठक में वे विराजमान कराए गए। वहाँ पर बार बार ये आवाजें सुनाई पड़ रही थी, जलेबी जीजाजी को पानी दो, जलेबी जीजाजी को चाय दो, आदि आदि। जलेबी भैया सोच में पड़ गए कि ससुराल वालों को उनके नाम के बारे में कैसे पता चला। मगर जब छोटे साले ने बताया कि उनके घरेलू नौकर का नाम वैसे तो रामू है, मगर प्यार से वे उसे जलेबी कहकर पुकारते हैं, तब जलेबी भैया की जान में जान आई। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जलेबी भैया जल्दी ही साले सालियों से घुल मिल गए तथा मुखारित हो उठे। अब वे दिन में 10-10 बार शर्तें लगाने लगे तथा सारी नसीहतें भूलकर वे जमकर खाने लगे। ज्यादा खाने से उनके कमजोर पेट ने जवाब दे दिया। परिणाम स्वरूप उनका पेट खराब हो गया तथा फिर उन्हें डॉक्टर की सलाह पर कड़वी दवाइयां तथा भोजन में खिचड़ी खाने के निर्देश मिले। 3-4 दिनों में उनकी तबीयत तो सुधर गई, मगर वे थोड़ा कमजोर नजर आ रहे थे। उसी हालत में वे नई दुल्हन को लेकर वापस लौटे। हम लोगों ने जलेबी भैया को छेड़ा, क्यों भैया, ससुराल में खातिरदारी अच्छी तरह हुई थी ना? अब जलेबी भैया क्या बोलते, मगर भाभी से सारी कहानी हम पहले ही सुन चुके थे जब जलेबी भैया बाजार गए थे। हम लोगों ने कहा, भैया अब हम लोग आपको जलेबी प्रसाद कभी नहीं कहेंगे। जलेबी भैया खुश होकर बोले, चलो बच्चों, इसी बात पर जलेबी खिलाएं। भरपूर जलेबी खाकर हम बच्चों ने फिर दोहराया, अब हम आपको जलेबी प्रसाद कभी नहीं कहेंगे। जलेबी भैया बोले, ठीक है नहीं कहना, मगर ये बात तुम लोग बार बार दोहरा क्यों रहे हो? हमने मुस्कुराकर कहा, अब हम लोगों ने आपका नया नाम रख लिया है। भैया ने पूछा, और वो नाम क्या है? हमने कहा, आपका नाम है खिचड़ी प्रसाद। इतना कहकर हम लोग भागे और भैया हमारे पीछे दौड़े और खिड़की से भाभी ये दृश्य देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जहां से चले थे, लोहार बस्ती में हर झोंपड़े में कल होने वाली रैली में चलने की चर्चाएं गर्म थी। 3-4 दिन से रोज कारें मारुतियां वहां चक्कर लगा रही थी। पहले दिन जब वे लोग आए थे तो बस्ती की सभी औरतें बच्चे सहम कर रह गए थे। आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। कान्हा लोहार तो समझा था कि फिर सरकारी दस्ता उनकी झोपड़ियों को उखाड़ बेघर करने आ गया। अभी करीब 6 माह पहले ही तो उन्हें शहर से खदेड़कर शहर के एक छोर पर पटक दिया गया था। अब यहाँ से शहर आने जाने में ही 2 घंटे खत्म हो जाते हैं। न पानी, न बिजली, न सड़क। शहर में तो माल बनाकर जितना कबाड़ियों को बेचना आसान था, उतना ही कच्चा माल लाकर बनाना भी। घर बैठे ग्राहक आ जाया करते थे, मगर अब बाप रे बाप, भट्टी के कोयले के लिए भी कोसों दूर जाना पड़ता है। मगर जैसा कान्हा लोहार और उसके साथियों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ था। मारुति वैन से काला चश्मा लगाए, सफेद खादी के कुर्ते पजामे पहने कुछ नेता सरीखे जवान निकले थे और कान्हा कुमार के ही सामने खड़े होकर उनके अर्दली ने कहना शुरू कर दिया था, सर बेचारों का यहाँ ये हाल है। देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, मगर राणा प्रताप के ये वंशज आज भी उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन बिता रहे हैं। अभी 6 महीने पहले ही इन्हें शहर से सौंदर्यकरण योजना के तहत निकाला गया है। सर देखिए ना, यहाँ न तो पानी है, न बिजली है और न सड़क। पक्के मकान तो दूर की बात है, इन्हें ये सरकार अभी तक जमीन तक नहीं दे पाई है। ठीक है, वाकई इन लोगों के साथ नाइंसाफी है। देश स्वतंत्र की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये बेचारे अभी तक जहाँ थे वहीं के। पिए नोट करो, इन्हें जमीन दिलवाने जाए हम आगे तक लड़ेंगे। उन लोगों की बात सुनकर कान्हा लोहार की जान में जान आई थी। उसने खुशी में सीना फुलाकर जोर से पुकारा था, अरे कालो प्रेमा, उठ आ, देख तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बाबू साहब तो बड़े नेता हैं, अतिक्रमण वाले कोनी बाहर आओ थे। और नेताजी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। नेताजी ने सभी को उनके हक के लिए लड़ने और उन्हें रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का वचन दे डाला था। फिर मारुति वैन से निकलकर लड्डू की थैलियां आजादी की 50वीं वर्षगांठ के प्रसाद के रूप में बांट दी गई थी। बस तभी से हर लोहार की झोंपड़ी में अपनी जमीन, अपना मकान के सपने देखने शुरू कर दिए थे। हर बच्चे, बूढ़े और औरतों की आंखों ने हर वक्त बस यही चर्चा थी कि ई पार्टी वाला तो दमदार दिखे
जब नेताजी जमीन दिला सके तो मकान बनवा के वास्ते लोन भी दिलाई दी। आज भी नेताजी के कुछ आदमी चूरमा बाटी बांटकर चले गए थे। एक मारुति से उतरकर एक कार्यकर्ता ने दबी जुबान में कान्हा को बुलाकर पूछ लिया था, थे पीवो कोई संगला इल्जाम है हमारे पास, और भी पीवड़ा होवे तो बुला ला। सुनकर कान्हा सख्ते में आ गया था। आखिर नेताजी हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? और पूछ बैठा था, बाबू साहब थे एक बात बताओ, ये नेताजी किसा पार्टी का है? के चुनाव आर्या है कोई मने कोई कारणों पे नहीं? उस युवक ने कान्हा की चालाकी और आजकल की राजनीतिक चालबाजियां समझने पर जोर से ठाका लगाया था। अरे भाई, हमारे नेताजी ने कुछ भी चोवे, कोई चुनाव भी लड़ रही है और ना ही थारे से वोट मांग रही है, फिर के वास्ते इतनी खातिर? हमारे नेताजी तो जनता का सेवक है, भी तो जन जन के जागरण चौबे क्यों उठो, अपने अधिकारी वास्ते लड़ो। देश को 50 साल वही गया आजाद होने पुणे, तुम्हारे जाने सीधे साधे लोग बैठे के बैठे ही जी वास्ते वो एक रैली का आयोजन करिया है जी में थारे हक की बात की जावेली और देश की 50वीं आजादी की सालगिरह भी। कान्हा अब अस्वस्थ हो चुका था। अपनी ही भाषा बोली में समझकर तो सिर हिलाता आश्चर्य से बोला था, ओ तो ये बात है, देश को 50 साल वही गया आजाद हुए तो फिर मां सांगला भी आजादी का जश्न मनावेगा। केठे है दारू पानी हमारे साथियों ने भी बुलाई लो। हाँ, और कान्हा सभी को बुला लाया। गाड़ियां लोहारों ने जमकर देशी पाउच पिए थे और रैली में चलने की तैयारी हो गए थे। उनके झोपड़ों में भी रैली में भाग लेने की चर्चाएं देर तक औरतों में होती रही थी और कान्हा का 6 वर्ष बेटा उसे झिझोड़ कर पूछता रहा था, बाबा कोई सरकार आपने जमीन और पक्का मकान देवेगी? बता नहीं बाबा, कोई अपना भी औरों की तरह पक्का मकान में रह सकेगा? फिर तो भी मैं सरकार बिजली भी लगवाएगी, फिर तो माँ भी पढ़ सकूंगा। और कान्हा नशे में हूँ हाँ करता रहा था। सुबह ही लोहारों की कच्ची बस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का तांता सा लग गया था। उन्हें खदेड़ने ले जाने वाले कार्यकर्ताएं अपने अपने सीने पर पार्टी का बिल्ला लगाए बैनरों और तख्तियों से सुसज्जित होकर आ पहुंचे थे। फिर क्या था, प्रत्येक लोहार परिवार अपने अपने झोपड़े से निकलकर खुशी खुशी औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत हाथ में तख्तियां और बैनर लिए चले गए। ट्रॉलियां रवाना हो गई थी और शहर की मुख्य सड़क पर आते ही कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, लाला अमरनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी प्रकार नारे लगाते हुए शहर की मुख्य सड़कों पर लोगों, ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों का सागर उमड़ रहा था। विरोधी पार्टी सरकार के खिलाफ देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब हो गई थी। लाखों रुपए देश की आजादी के नाम पर पार्टी ने फूंक दिए थे। पेट्रोल की कमी और महंगाई की किसी को चिंता नहीं थी। एक ओर शहर की यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी और दूसरी ओर पूरा प्रशासन रैली की निगरानी में लग गया था। रैली स्टेडियम या ग्राउंड में न जाकर एक सभा में परिवर्तित हो गई थी, जहां तमाम पार्टी नेता कार्यकर्ता पूर्व कार्यक्रम अनुसार पहले ही जमा थे। एक एक कर नेता मंच पर आकर अपने ओजस्वी और सरकार के खिलाफ भाषण देकर जहां एक ओर भोली भाली जनता को ठग रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने और वर्तमान सरकार को कोसने में भी नहीं चूक रहे थे। यानी देश की आजादी की वर्षगांठ को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर भुनाने का प्रयास होता रहा। देश प्रेम की भावना जैसे कोसों दूर थी उनसे। बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई मंच से, जिनमें किसानों के कर्ज माफ करवाने, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने, अल्पसंख्यकों को आरक्षण लाभ दिलाने के साथ साथ राज्य भर के लोहारों को UIT से मुफ्त भूमि आवंटन कराने की घोषणा की गई, जिसे सुनकर सभी लोहार खुशी से ताली पीट पीट कर जय घोष कर उठे। भाषणों के बाद शायद बड़े बड़े नेता अपनी अपनी मारुतियों में बैठकर रवाना हो गए। कान्हा लोहार अपने 6 वर्षीय बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े धक्के खाता स्टेडियम से बाहर आ गया। एक और खड़ा होकर अपने साथियों का इंतजार करने लगा, जिनके काफी देर तक भी न मिलने पर अकेला ही चल दिया घर की ओर। कान्हा गुमसुम था। सड़क पर अभी भी भीड़ का सैलाब उफन रहा था। बच्चा बार बार उससे पूछ रहा था, बाबा कहीं अब अपन सरकार जमीन और पक्का मकान दे ली? बोलो न बाबा। नेता जल कोई रिया था, कान्हा ने उसे बताया। नेताजी ने 10 दिन में ही जाने अपना रिया हाँ मुफ्त जमीन दिलवाने का वादा किया है। सच बाबा। फिर दूसरे दिन से रोज अपना अपना काम धंधा छोड़कर UIT आते और बिना किसी पट्टे की प्राप्ति के वापस लौट जाते। रोज दिन यूं ही बीतते चले गए। सचिव महोदय स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों में व्यस्त होते चले गए
अब जबकि स्वतंत्रता दिवस में मात्र 2 दिन शेष थे, सचिव महोदय ने कान्हा को बताया, भाई जिस जमीन का नेताजी ने वादा किया था तो माली समाज की है और उस पर कोर्ट केस हो गया है। अब देखेंगे, आप लोगों के लिए दूसरी जगह के लिए मीटिंग में तय करेंगे जिसमें सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिलहाल आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मानो सभी का दिल रो पड़ा। कान्हा अपने साथियों के साथ लौट रहा था। सभी के चेहरे उदास थे। कल उनके देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी, मगर उनके मन में कोई उल्लास, कोई हर्ष नहीं था, बल्कि इतने दिन काम न करने से रोजी रोटी कमाने की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। जाते ही सभी लोहार बुझे मन और थके अपने अपने काम पर लग गए। रात देर तक घन चलाते चलाते लोहे को पिघलाकर नया रूप देते थक हार कर सो गए। दूसरे दिन की सुबह यूं तो पूरे देशवासियों के लिए खुशी और आजादी का पैगाम लाई थी, मगर कान्हा और उसकी लोहार बस्ती में कोई उल्लास नहीं था। उन्हें तो रात तैयार किया गया माल दुकानों पर बेचना था, सो चल दिए थे शहर की ओर। कान्हा के साथ ही उसका 6 वर्षीय बालक भी होरिया था। वो शहर में पहुंचा तो उसने एक अजीब सी हलचल महसूस की। शहर में सभी लोग सज धज कर स्टेडियम ग्राउंड की ओर जा रहे थे। कान्हा ने अपना माल दुकानदार को दिया और जरूरी सामान लेकर लौट दिया घर को, मगर कान्हा का 6 वर्षीय बालक स्टेडियम से गुजरते हुए वहीं रुक गया। बाबा देखो नी, मायने कोई हो रिया है। कुछ नहीं हो रिया बेटा, आपा ने यूं ही कोई लेना देना नहीं। चाल माँ इंतजार करेली ना। बाबा देखा ना, बैंड बाजा बज रियो है। देखो बाबा, गाड़ियां पे झांकियां सज रही है। हाँ बेटे देख रही हूँ, तू चल घर। बाबा देखो नेताजी, शायद जमीन रा कागज बांट रही है। बच्चे ने सर्टिफिकेट देते समय मंत्री जी को देख लिया था। जमीन का नाम आते ही कान्हा का दिल चल उठा। उसे लगा उसकी लोहा पिघलाने वाली भट्टी उसके अंदर जलने लगी हो। उसने अपने बेटे का हाथ जोर से खींच लिया और धकेलता सा ले चलने लगा। चला बेटा आटे से, तने पता कोनी आज का दिन अपना देश आजादी री 50वीं सालगिरह मना रही है। फिर तो आज आपा न जरूर जमीन मिलेली, पक्का मकान, बिजली पानी, पेट भर रोटी। बच्चे ने भोलेपन से कान्हा को कह दिया, नी आपा न कुछ भी कोने मिले। आपा ने यान ही रहनो है, कच्चा झोपड़ा माँ, यान ही लोहे उड़नी है, घण चला चला कर और यान रूखी सूखी खाकर सो जाने हैं। ये देश रे साथ साथ बेटा अपने भाग में ओ ही लिखड़ो है, चाहे देश 50वीं सालगिरह मनावे या 100वीं। कहते हुए बेटे को घसीटते हुए कान्हा आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में देश की दुर्दशा की गिलानी। जीवन का सुख। खादिजा खानम एक रईस विधवा थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। 8 बच्चे और 2 माता पिता सहित 10 सदस्यों का बहुत बड़ा परिवार था। घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से ही हो पाता था। अतः जब खानम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी तो 15-16 साल की उम्र में उसका विवाह एक बूढ़े से कर दिया गया। बूढ़ा बड़ा रईस था। विवाह करते समय खानम के माँ बाप ने ये सोचा था कि अमीर घर में लड़की अच्छी तरह रहेगी, दौलत के आगे दूसरी सभी कमियां दब जाती हैं। किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। शादी का 1-1.5 साल तो जैसे तैसे गुजर गया। ये 1-1.5 साल खानम ने अपने पति की सेवा में ही गुजारा। शादी क्यों की गई है और शादी के क्या मायने हैं, बेचारी खानम को कुछ पता ही न था। बूढ़ा खांस खांस कर बलगम उगलता रहता और खानम उसे डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाएं पिलाती रहती। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बूढ़ा सब कुछ छोड़कर चल बसा और खानम की जिंदगी वीरान हो गई। हालांकि घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुखी न थी। माँ बाप ने सोचा उसका विवाह किसी दूसरे रईस से करा दिया जाए, पर खानम इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। उसके मन में पति की कल्पना कुछ अजीब थी। बलगम, बुखार, कुछ देसी विदेशी दवाइयों की मिली जुली गंध, इसी का नाम पति। विवाह के नाम पर यही सब उसने भोगा था। उसकी सहेलियों ने भी उसे समझाया, तुम किसी नौजवान से विवाह कर लो, परंतु खानम ने यह कहकर टाल दिया, क्या नौजवान बूढ़े नहीं होते? मान लिया वे बूढ़े ना भी हों तो क्या मृत्यु उन तक नहीं आती? मृत्यु का भय खानम के मन में बुरी तरह समा चुका था और पति के नाम से उसे बेहद चिढ़ हो गई थी। अब वो बहुत शांत और उदास रहा करती थी। चित्त को चारों तरफ से समेटकर उसने घर गृहस्थी में लगाना आरंभ कर दिया। घर को साफ सुथरा रखना,
उसके मन में जुनून की तरह समाया था। नौकरों को भी उसने साफ सुथरा रहने, रोज हजामत कराने और सिर से पांव तक सफेद लिबास पहनने की हिदायत दे रखी थी। उसका बावर्ची निहायत शरीफ था। हीरे जवाहरातों के ढेर उसके सामने पड़े हों तब भी वो उनकी ओर नजर डालने वालों में से न था। ऐसा ही हाल उसकी नौकरानियों का भी था। जेवर मुहरें उनके सामने खुले पर पड़े रहते, पर वे उन्हें छूती तक न थी। लोगों से मेलजोल बढ़ाने के प्रति खानम के मन में चिढ़ थी। एक तरह से वो अपने आप में ही सिमट कर रह गई थी, और जिस तरह वो खुद सिमट गई थी उसी तरह चाहती थी कि उसके नौकर नौकरानियां भी पास मतलब न रखें। अतः उसने नौकर चाकरों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे अपने यहाँ किसी को न आने दे। पड़ोसियों के नौकर चाकरों से भी बात करना मना था। उसका बावर्ची भी बड़ा कमाल का था। उसने खानम की बात गांठ बांध ली थी। अब कोई पिछले दरवाजे से भी उस तक न पहुंच सकता था। ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना खानिमा का विशेष शौक था। इसकी एक वजह यह भी थी कि खादिजा खानम का कद छोटा था और ऊंची एड़ी वाली सैंडलों की वजह से उसकी ये कमी छिप जाती थी। इसके अलावा ऊंची एड़ीदार सैंडल पहनकर वो स्वयं को दूसरों से कुछ अलग ही महसूस करती थी। उसे एक अजीब सा गर्व महसूस होता था ऊंची एड़ीदार सैंडल पहनकर। उसका रंग भी गोरा और आकर्षक था। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी। चाल ढाल में बेतकल्लुफ अंदाज था। वो अपनी एड़ीदार सैंडल पहनकर ठक ठक करती तीर की माफिक सीढ़ियों से उतर जाती, बिना पांव मोड़े फिरकनी की तरह घूम जाती। मतलब ये कि सारा दिन वो होती और ऊंची एड़ीदार उसकी सैंडलों की ठक ठक। किंतु एक दिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे न जाने कैसे चक्कर सा आ गया। नौकरानियां घबरा उठी। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और शयन कक्ष में ले जाकर लिटा दिया। एक नौकरानी सिर दबाने लगी। एक ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने परीक्षण किया, पांव की जांच की, सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कनें चेक की। फिर बोला, सब ठीक है, पर आप ऊंची एड़ीदार सैंडल न पहना करें। खानम ने ऐसा ही किया। अब उसने अपने पहनने के लिए कपड़े से बनी कुछ मुलायम किस्म की चप्पलें मंगवा ली। इन चप्पलों से उसे दो फायदे हुए। एक तो पैरों को बहुत राहत मिली, दूसरे उसका सिर चकराना भी जाता रहा। अब वो अपने को ज्यादा हल्का फुल्का, स्वस्थ और पहले से अधिक चुस्त महसूस करने लगी। किंतु कुछ ही दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के बावजूद उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ लिया। हुआ यूं कि जिन नौकर चाकरों को वो बेहद ईमानदार समझती थी, वे बेहद कामचोर निकले। वे सब मिलकर तो न जाने उसे कब से धोखा दे रहे थे। ये तो भला हो उन नर्म चप्पलों का जो नौकर नौकरानियों की असली सूरतें उसकी आंख के सामने आ गईं। एक दिन जब वो नीचे उतरी तो सदा की तरह उसकी एड़ीदार सैंडलों की आवाज वातावरण में नहीं गूंजी, क्योंकि अब उसके पैरों में नर्म चप्पलें थी जिनसे आवाज जो क्या आहट तक न होती थी। अतः नौकर नौकरानियां जिन कार्यों में व्यस्त थे वही कार्य करते रहे। खानम ने देखा कि उसकी खास नौकरानी चेठी उसका उपटन निकालकर अपने गालों पर मल रही थी। दूसरी सामने खड़ी हंस रही थी और हाथ में अंगूर का गुच्छा पकड़े स्वाद ले लेकर खा रही थी। खानम मन ही मन जल उठी। चीजें क्यों जल्द खत्म हो जाती हैं, अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया। वो दृश्य देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ। या खुदा, ये लोग कितने बदल गए। एक एक कर उसने कुछ ही दिनों में कई चोरियां पकड़ी। पड़ोसी के नौकरों को चावलों से भरा देग ले जाते देखकर तो उसके होश ही फाख्ता हो गए। बाबरजी की ऐसी बदनीयती देखकर उसे बड़ा आघात पहुंचा। उसी दिन उसने सब चीजों पर ताले लगा दिए। परंतु बात यहीं तक न रही। एक दिन वो नीचे उतरी तो सामने वाले कमरे का दरवाजा बंद पाया। अंदर से खुसर फुसर की आवाजें आ रही थी। खानम का माथा ठनका। एक सुराख से उसने झांक कर देखा तो सन रह गई। अंदर का दृश्य देखकर तो उसे जैसे अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस होने लगी। दम घुटता जान पड़ने लगा। बावर्ची अंगीठी के सामने कुर्सी पर बैठा था और दोनों नौकरानियां उसके गले में हाथ डाले कुर्सी के हत्थे पर बैठी थी। बावर्ची के हाथ उन दोनों की कमर के इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए लिपटे थे। खानम ऐसा बेशर्मी से पूर्ण नजारा देख न सकी। उसने आंखें मूंद ली, पर कान तो खुले रह गए। उसने सुना, कैफ कह रहा था, प्रिय, अब तो तुम चीनी नहीं ले जा सकती। वो नौकरानी को जवाब देती कि इसके पहले ही दूसरी ने कहा, यहाँ हर चीज पर ताले पड़े हैं, अब क्या हो सकता है। तालों को गोली मारो और ये बताओ कि कल रात तुम आई क्यों नहीं।
मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी थी। खानम चुपचाप सब कुछ सुनती रही। बातें जारी रही थी। एक नौकरानी कह रही थी, इन चप्पलों पर कयामत क्यों नहीं टूट पड़ती। हमारा कोई भी राज इनसे नहीं छिपा रहता। उन ऊंची एड़ी वाली सैंडलों की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती थी। खानम के उठने बैठने और चलने की हर हरकत हमें पता चलती रहती थी। पर ये कमबख्त चप्पलें, ये नर्म और मुलायम बेआवाज चप्पलें, लानत बरसे इन पर। खानम अधिक न सुन सकी। चिल्लाकर उसने कहा, बेईमानो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। उसी दिन उसने उन सबको निकाल दिया। इसके बाद कई नौकर उसके यहाँ आए गए, पर उसके मन को चैन न मिला। सबके सब चोर और आवारा निकले। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद खानम अपने नौकरों की दुश्चिंतता से घुलने लगी। उसका गुलाब सा सुर्ख चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। तब उसने डॉक्टर की सलाह मानने से इनकार कर दिया। वो फिर वही ऊंची एड़ी की जूतियां पहनने लगी। उसने सोचा, इससे वो नौकरों की चोरियां और बदतमीजियां तो न देख सकेगी। कुछ ही दिन बाद उसका सिर चकराना फिर शुरू हो गया, परंतु अब की बार उसने डॉक्टर को नहीं बुलवाया। फैसला किया, शरीर भले अस्वस्थ रहेगा, मन की शांति तो कहीं नहीं जाएगी। दुनिया को अच्छा देखने के लिए खुद को अच्छाई ओढ़नी ही होगी। चोरियों के चलते भी खानम को उस दिन से मन की शांति मिलने लगी। ज्ञान की तलाश। एक समय की बात है, लाक्षय त्योसोल नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही लोकप्रिय था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसके खजाने में जो भी होता वो जरूरतमंदों में बांट देता। वो दयालु होने के साथ बड़ा बुद्धिमान भी था, पर वो अपने ज्ञान से नाखुश रहता था। वो और भी ज्ञान अर्जित करना चाहता था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलवा भेजा और कहा, मैं ज्ञान की प्यास रखता हूं। हमारे राज्य में आप किसी ऐसे ज्ञानी और जानकार व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी जानकारी और ज्ञान को बढ़ा सके? उसके मंत्रियों में से लोसांग ने कहा, आप स्वयं बहुत ही ज्ञानी हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है। आपके राज्य में भी सभी आपकी भांति ज्ञानी लोग हैं। साथ ही आपकी भांति उनका हृदय भी बहुत ही सुंदर है। इस पर भी अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि यहां से बहुत दूर एक वीरान जगह ल्याग्यालापा है, जहां के वर्जित जंगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम नगपो दुकोचेन है। वो बहुत बड़ा विद्वान है। अगर आपकी भेंट उससे होगी तो वो आपकी ज्ञान की पिपासा को तृप्त कर सकता है। अपने मंत्री से यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने को सामान्य वेशभूषा में तैयार किया, उस गुरु के लिए सोने का छोटा सा टुकड़ा दिया और जंगल की तरफ बढ़ चला। पूरे जंगल में राजा ने उस विद्वान की तलाश की। अंत में राजा की उस आदमी से भेंट हुई। राजा ने देखा उसने सिर्फ अपने कमर के नीचे वाले वस्त्र ही पहनाए हैं। राजा को वो एक कसाई जैसा दिखा। राजा जो सोना अपने साथ लाया था उसे उस आदमी को देना चाहा और कहा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपना ज्ञान दो, मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा। जबकि नगपो को लगा वो अपने वादे पर अडिग नहीं रहेगा। सोने का लोभ दिखाकर वो उससे उसका ज्ञान छीन लेगा, इसलिए उसने उसे वहीं मार देने का निर्णय लिया। तब नागपो ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस चोटी से कूदना होगा। राजा ने सोचा, मेरा ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मैं चोटी से कूदता हूं तो मैं अवश्य मर जाऊंगा, बल्कि ज्ञान अर्जन के बाद मरता हूं तो उसे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यही ज्ञान उसके अगले जन्म में सहायता करेगा। इसलिए राजा ने कहा, चोटी से कूदने से पूर्व मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। उसके पश्चात आप जो भी कहेंगे उसका पालन करने को मैं तैयार हूं। राजा के शब्दों को सुनकर नगपो ने फैसला लिया कि उसे अनुभव और ज्ञान से सर्वाधिक मंजूश्री प्रदान करे
ताकि वो सबके प्रति न्याय संगत रह सके। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सोने का टुकड़ा नगपो को सौंपकर वायदे के मुताबिक वो चोटी से कूद गया, पर अपने ज्ञान के प्रभाव से वो सही सलामत जमीन पर उतर गया। ज्ञान प्राप्त कर राजा खुश हुआ। उसके बाद राजा अपने राज्य में लौट आया। वो न्याय संगत राज शासन चलाने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन नागपुर राजा के ही राज्य में अपना सोना बेचने आया। सैनिकों ने जब अपने राजा के राजशाही चिन्ह वाला सोना उस व्यक्ति के हाथों में देखा तो उन्हें उस पर संदेह हुआ कि इस जर्जर बूढ़े व्यक्ति के पास ये सोना कैसे आया। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। जब राजा ने उस आदमी को देखा तो तुरंत वो अपने गुरु को पहचान गया। राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में उचित स्थान देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राजा न्यायप्रिय शासक बनकर प्रजा के हित में शासन करने लगा। ठग से ठगी। एक नगर के बाहर एक घाटी के सुनसान स्थान पर एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका काम राहगीरों को लूटना व ठगना था। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति अपना एक बैल लेकर उसी राह से गुजरा। उसका नाम मंगतराम था। गांव में उसे मंगतू के नाम से अधिक जाना जाता था। मंगतू उस बैल को अपने किसी रिश्तेदार को देने जा रहा था। वजह थी कि उसे तुरंत ही कुछ पैसों की जरूरत थी। उसका विचार था कि रिश्तेदार के पास बैल रखकर कुछ धन ले आएगा और अपना काम चला लेगा। मार्ग में उस ठग के 4 पुत्र किसी शिकार के इंतजार में बैठे थे। मंगतू जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो खुशी से चारों प्रसन्न हो उठे और उसके करीब पहुंचकर एक भाई ने मंगतू से कहा, अरे भाई, तुम्हारा बैल तो शानदार है। अगर ये बैल तुम मुझे दे दो तो मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। ठीक है भैया, यदि उचित पैसे मिलेंगे तो मैं इसे बेच दूंगा। मंगतू ने कहा, देखो उस झोपड़ी में शायद कोई बैठा हो, हम उसके पास चलकर बात करते हैं। ठग के बेटे ने कहा, आखिर इस सौदे का कोई गवाह तो होना चाहिए। चलो भाई, मुझे इसमें भला क्या ऐतराज हो सकता है। सीधा साधा मंगतू राजी हो गया। अब वो चारों भाई मंगतू को लेकर अपने पिता की झोपड़ी में आए। वे ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे आपस में वे एक दूसरे को जानते ही न हो। लड़कों ने अपने पिता को बताया, बाबा, हम इस भाई से ये बैल खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम खरीदने वाले हैं और ये भाई बेचने वाला। हमारे बीच कोई मध्यस्थ नहीं है, अतः हम चाहते हैं कि आप हमारे मध्यस्थ बने। पूरी बात सुनकर उनका बूढ़ा पिता कुछ सोचने की नकल करने लगा। फिर बोला, भाई लोगों, तुम लोग मेरे पास आए हो तो स्वागत है, मगर ये तो बताओ कि पंच बनकर मैं जो फैसला करूंगा क्या वो तुम सभी को मान्य होगा। हाँ, हम क्यों नहीं मानेंगे, उनका बड़ा पुत्र बोला। आप सीधे साधे बुजुर्ग आदमी हैं, आप जो भी बात कहेंगे हमारे भले की ही कहेंगे। क्यों भाई, उसने मंगतू को टोका। हाँ, क्यों नहीं। मंगतू ने भी ये सोचकर सहमति जता दी कि तीसरा जो भी निर्णय देगा निष्पक्ष होकर करेगा। तब बूढ़े ने कहा, अब बताओ क्या बात है। बात यह है कि हम इस भाई से ये बैल खरीदना चाहते हैं। आप ये बताएं कि हम इस भाई को बैल की उचित कीमत क्या दें। बूढ़े ने बैल को देखा, कुछ देर परखने की एक्टिंग करता रहा, फिर बोला, भाई ये बैल तो 5 रुपए से ज्यादा कीमत का नहीं है। क्या? ये सुनते ही मंगतू उछल पड़ा, सिर्फ 5 रुपए? पर उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठग के बेटे ने शीघ्रता से जेब से 5 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा दिए और बोला, लो भाई, हमें पंच परमेश्वर का फैसला मंजूर है। मंगतराम हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसने कह दिया था कि पंच जो फैसला करेगा वो उसे मान्य होगा, अतः अब अगर वो कोई हील हुज्जत करता है तो नौबत लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती। अब तो चुप रहने में ही भलाई है। यही सोचकर उसने खून का सा घूंट पिया और 5 रुपए लेकर चल दिया। राह में वो तरह तरह की बातें सोचता जा रहा था। इतना तो वो समझ ही चुका था कि वो उन लोगों द्वारा ठगा गया है। वे आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने योजना बनाकर उसे ठगा है। अब वो सोचता जा रहा था कि इस ठगी का बदला कैसे ले। इसी सोच विचार में वो घर पहुंच गया।
सारी रात वो उन ठगों से बदला लेने की योजनाएं बनाता रहा। तब कहीं जाकर उसके दिमाग में एक योजना आई और फिर अपनी उसी योजना के अंतर्गत दूसरे दिन उसने एक स्त्री का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल पड़ा जिधर से कल गुजरा था। कुछ ही देर बाद वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां वे चारों भाई बैठे थे। जब वो उनके करीब पहुंचा तो कल की तरह आज भी बड़ा भाई उसके करीब आया और बोला, मौसी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? मैं बहुत दुखी स्त्री हूं बेटा। मेरे घर वाले ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है और अब मैं अपने पीहर जा रही हूँ। पता नहीं वहां भी मुझे शरण मिलेगी या नहीं। चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आपस में विचार विमर्श किया कि हमारे यहाँ कोई औरत नहीं है, अतः क्यों न इस औरत को हम अपने घर में रख लें। इस तरह हमें खाना भी पका पकाया मिल जाएगा और हमारे पिता को भी कुछ आराम मिल जाएगा। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए। बड़ा भाई मंगतू से बोला, मौसी आज के संसार में कोई किसी को सहारा नहीं देता। यदि सही समझो तो तुम हमारे साथ रहो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मौसी बड़ा मंगतू राजी हो गया। लड़के उसे लेकर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में आ गए। जब उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई तो वो भी खुश हो उठा। इस तरह मंगतू स्त्री के रूप में उनके साथ रहने लगा। बातों ही बातों में वो ये भी जान गया कि ये लोग कौन हैं और इनका असली धंधा क्या है। एक दिन उस ठग के लड़के शिकार की खोज में गए हुए थे। तब मंगतू ने बूढ़े से कहा, देखो जी तुम्हारे शरीर से बड़ी बदबू आ रही है, न जाने तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो। आओ आज मैं अपने हाथों से मल मल कर तुम्हें गर्म पानी से नहलाऊं। ऐसी बात सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऐसी सेवा भावी स्त्री तो भाग्य वालों को ही मिलती है, इससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अतः उसने अपने जेवर गहने नकदी आदि जहां जहां रखे थे सब स्थान उसे दिखा दिए। सब कुछ देख समझकर मंगतू ने कहा, ये सब तो हुआ, आओ अब तुम्हें नहला दो। खुशी खुशी बूढ़ा बाहर आ गया। तुम कपड़े उतारकर चारपाई पर लेट जाओ, मैं तुम्हें चारपाई से बांध दूंगी ताकि शरीर रगड़ते वक्त हिले नहीं। बूढ़ा तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। वो कपड़े उतारकर तुरंत चारपाई पर लेट गया। तब मंगतू ने एक रस्सी से उसे बांध दिया। बूढ़ा उसकी होशियारी जरा भी नहीं समझ पा रहा था। उधर मंगतू ने गरम गरम पानी का बर्तन उठाकर उस पर डाल दिया। बूढ़ा बुरी तरह चीख उठा, पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मंगतू पानी के पतीले उस पर डालता जा रहा था और बूढ़ा चीखता रहा। उसका जिस्म उबल गया। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो बेहोश हो गया। तब अवसर अच्छा पाकर मंगतू झोपड़ी से सारा धन जेवर वगैरह लेकर चंपत हो गया। शाम को जब उसके चारों पुत्र घर आए तो बेहोश बूढ़े को चारपाई से बंधे पाया। उसकी चमड़ी जगह जगह से जलकर सिकुड़ गई थी। घर का सोना चांदी सब गायब था और दूर दूर तक मौसी का कहीं पता नहीं था। किसी तरह वे बाप को होश में लाए और सारा माजरा पूछा। तब रोते रोते बूढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। जब पुत्रों ने उसे बताया कि घर का सारा माल गायब है तो बूढ़ा बुरी तरह रोने लगा। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। उधर मंगतू अभी तो चैन से न बैठा था। उसने तो मन ही मन विचार कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, लोगों को इन ठगों से छुटकारा दिलाकर ही रहेगा। अतः दूसरे दिन उसने मसालों के सौदागर का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस पर वो चारों ठग भाई बैठे रहते थे। आज भी वो चारों भाई अपनी निश्चित जगह पर बैठे थे। मंगतू ने उनसे मित्रवत बातचीत की और बातों ही बातों में लड़कों ने उसे बता दिया कि किस प्रकार उन्होंने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया था और किस प्रकार वो बाप को घायल करके सारा माल असबाब लेकर चंपत हो गई। मंगतू ने उन्हें बताया कि वो वैदक भी जानता है। तब चारों लड़कों ने उससे आग्रह किया कि वो उसके बाप का इलाज करे। मंगतू राजी हो गया। घर जाकर उसने बूढ़े को देखा, फिर बोला, बहुत बुरी दशा है, यदि समय पर इलाज न मिला तो ये मर भी सकता है। बूढ़ा कुछ कुछ होश में आ गया था और असहाय से अपने पुत्रों की ओर देखने लगा था। बड़े पुत्र मंगतू ने कहा, आप इलाज कीजिए वैद्य जी, इनके उपचार में जो भी खर्च आएगा हम उठाएंगे। ठीक है, तुम लोग मुझे 4 चीजें ला दो, गवार पाठा, गेंदा, रमतेला तेल और शहद। ये चीजें कहाँ मिलेंगी वैद्य जी? गवार पाठा यहाँ से 3 मील दूर सागरपुर, गेंदा 4 मील पर सीतापुर में, रमतेला तेल 5 मील दूर डुगरिया में
और शहर 6 मील दूर झिंगरा टोला में। ठीक है, हम शीघ्र ही ये चीजें लेकर आते हैं। और फिर चारों धूर्त भाई दवा की सामग्री लेने के लिए चले गए। उधर मंगतू ने अपने झोले से नमक मिर्च निकाली और बूढ़े के शरीर पर मसल दी। जख्मों पर नमक मिर्च लगने के कारण बूढ़ा गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। तब मंगतू बोला, बूढ़े ठग, ये सजा है 100 रुपए के बैल को 5 रुपए में ठगने की। याद आया, मैं वही मंगतू हूँ, पंच बनकर जिसका बैल तूने 5 रुपए में ठगा था। मैं ही कल औरत बनकर तुझे खोलते पानी से नहला कर गया था। मैं ही तेरी सारी धन दौलत ले गया था, क्योंकि वो पैसा लोगों का है, इसलिए उसे मैं धर्म कर्म के कामों पर खर्च करूंगा। तू अपनी करनी का फल भोग, कहकर मंगतू चलता बना। शाम को जब उसके पुत्र घर लौटे तो देखा कि वैद्य का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था और चारपाई पर पड़ा बाप जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। टूटे फूटे शब्दों में बूढ़े ने अपने बेटों को वैद्य की सच्चाई बताई। फिर बोला, बेटा, इस प्रकार के कामों का यही दंड मिलता है। कसम खाओ कि अब जीवन में तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जिंदगी व्यतीत करोगे। बेटों ने बाप को वचन दिया और इसी के साथ बूढ़े की यही लीला समाप्त हो गई। तांत्रिक टुन्नू। हमारे मोहल्ले में एक टुन्नू मियाँ रहते थे, पतले दुबले और बांस की तरह लंबे। टुन्नू मियाँ बड़ी मजेदार और धांसू चीज हैं। आजकल बेरोजगार हैं। बेचारे पढ़ लिख तो पाए नहीं ज्यादा, क्योंकि जिस समय उन्हें स्कूल में होना चाहिए था उस समय वो मैदान में अक्सर क्रिकेट खेले रहे होते। टुन्नू मियाँ पढ़ने लिखने को खपतियों का काम समझते थे। टुन्नू मियाँ को नए नए धंधे शुरू करने का बड़ा शौक था। रोजाना नए से नए धंधे को शुरू करने की स्कीमें बनाते। दुनिया में शायद ही ऐसा काम धंधा होगा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में न किया हो। अब ये बेचारे टुन्नू मियाँ का दुर्भाग्य था कि उन्हें हर बार असफलता ही मिली। जो भी धंधा शुरू किया बिना चले ठप हो गया। पर यह बात नहीं कि हर धंधे में टुन्नू मियाँ को असफलता ही मिली हो। कई धंधे तो उन्होंने ऐसे भी किए जिनके कारण वे मोहल्ले भर में प्रसिद्ध हो गए। टुन्नू मियाँ ने जो धंधा सबसे पहले शुरू किया वो था क्रिकेट के प्रशिक्षण यानी कोच का। बात दरअसल ये थी कि टुन्नू मियाँ अपने आप को क्रिकेट का बड़ा फन्ने-खा खिलाड़ी समझते थे। वो अपने को गवास्कर या कपिल देव से कम मानने को तैयार न थे। कपिल देव के बारे में तो टुन्नू मियाँ अक्सर कहा करते थे, अरे वो छोकरा कपिल देव अक्सर मेरे पास आकर गिड़गिड़ाया करता था। कहता था, उस्ताद मुझे छक्का मारना सिखा दो। मैं भला क्यों न सिखाता, मेरा तो काम यही है। अब देखो कपिल देव कैसा शानदार छक्के उड़ाता है। सारे खिलाड़ी बस देखते रह जाते हैं। मोहल्ले के लड़के टुन्नू मियाँ की इन बातों से बड़े प्रभावित हुए। पीछे पड़ गए टुन्नू मियाँ के। बोले, क्रिकेट सीखेंगे तो बस आपसे ही। टुन्नू मियाँ फूलकर कुप्पा। पूरी क्रिकेट टीम लेकर साथ सामान सहित मैदान में पहुंच गए। पहले ही दिन लड़कों ने जिद पकड़ ली, छक्का मारना सिखा दो। अब टुन्नू मियाँ भला इनकार कैसे करते। बस बल्ला लेकर विकेट के सामने डट गए। बॉलिंग करने की जिम्मेदारी जिस लड़के को सौंपी गई थी वो मोहल्ले का सबसे तेज बॉलर माना जाता था। बाकी सभी लड़के ध्यान से टुन्नू मियाँ को देख रहे थे कि उस्ताद कैसे छक्का लगाते हैं। जो ही बॉलर ने गेंद फेंकी, टुन्नू मियाँ ने आंखें बंद कर बिजली की तेजी से बल्ला घुमाया, पर गेंद टुन्नू मियाँ के बल्ले से नहीं बल्कि सीधे मुंह से जा टकराई। नतीजा ये हुआ कि टुन्नू मियाँ की पूरी बत्तीसी तो हिली ही, साथ में आगे के 2 दांत अपनी जगह और छोड़ बैठे। टुन्नू मियाँ हाय हाय करते हुए अपना मुंह थामकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उधर लड़कों का हंसते हंसते बुरा हाल था। बस उस घटना के बाद टुन्नू मियाँ ने क्रिकेट कोच का धंधा ही छोड़ दिया। अब टुन्नू मियाँ खाली थे। खाली आदमी का दिमाग तो होता ही शैतान का घर। ऊपर से टुन्नू मियाँ जैसा आदमी का दिमाग, भगवान बचाए। टुन्नू मियाँ ने अपने किसी कंपाउंडर दोस्त से इंजेक्शन लगाना सीख लिया था, तो उन्होंने इस बार डॉक्टर बनने का फैसला किया। डॉक्टरी से ज्यादा मुनाफे का धंधा कोई हो ही नहीं सकता। मरीज के एक इंजेक्शन घुसे दो, नीले पीले मिक्सचर दो और मनचाहे पैसे ऐंठ लो। टुन्नू मियाँ ने तुरंत पेंटर से एक बोर्ड तैयार कराया जिस पर लिखा था डॉक्टर टुन्नू WXY। टुन्नू मियाँ ने इस बोर्ड को अपने घर के दरवाजे पर लटका दिया और क्लिनिक खोल लिया। अब टुन्नू मियाँ डॉक्टर टुन्नू बन गए थे। आते जाते लोग आश्चर्य करते कि मोहल्ले के अंदर ये कौन सा नया डॉक्टर आ गया है।
और एक दिन डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक में अकल का अघोड़ एक मरीज आ गया। डॉक्टर टुन्नू ने बड़ी गंभीरता से उसका मुआयना फरमाया, फिर एक मोटी सी सिरिंज में दवा भरी और मरीज से इंजेक्शन लगवाने को कहा। उस मोटी सिरिंज को देखते ही मरीज बितक गया। वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, पर डॉक्टर टुन्नू ने हाथापाई करके उसे बेंच पर लिटा दिया और बाहों में सिरिंज घुसेड़ दी। मरीज चिल्लाया, डॉक्टर साहब ये सिरिंज है या सूजा? इंजेक्शन लगवाने के बाद मरीज डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक से निकल बाहर भागा। उसने पैसे देने की जरूरत तक न समझी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर टुन्नू ने क्लिनिक में आंख का अंधा गांठ का पूरा एक और मरीज आ टकराया। डॉक्टर टुन्नू ने मरीज का मुआयना करने के बाद उसे एक देसी मिक्सचर थमा दिया और पैसे झाड़ लिए। ये मिक्सचर काली मिर्च के अर्क, हल्दी और अरंडी का तेल जैसी चीजों को मिलाकर बनाया गया था। घर जाकर जैसे ही मरीज ने मिक्सचर पिया, उसे उल्टियां आने लगी। वो मिक्सचर की शीशी लेकर सीधा डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक की तरफ भागा। टुन्नू मियां ने उसे आते देख लिया। वो सिर पर पैर रखकर भागे, पर मरीज ने क्लिनिक की ऐसी तैसी कर दी। उस दिन के बाद टुन्नू मियां ने डॉक्टर वाला बोर्ड भी उतार दिया। इस बार टुन्नू मियां ने तांत्रिक बनने की ठानी। उनकी नजर में ये सबसे बढ़िया धंधा था। इसमें नाम भी था और नोट भी थे। टुन्नू मियां ने फटाफट एक बोर्ड तैयार कराया, तांत्रिक टुन्नू, भूत प्रेत विद्या विशेषज्ञ। ये बोर्ड भी घर के दरवाजे पर लटका दिया था। खुद टुन्नू एकदम काला लबादा पहन कर और गले में हड्डियों की माला तथा गंडे ताबीज लटकाकर तांत्रिक बन गए। अपने एक हाथ में वे हमेशा बकरे की हड्डी रखते थे। जल्दी ही तांत्रिक टुन्नू का धंधा चल निकला। प्रेत बाधा ग्रस्त लोगों का इलाज करने का अनोखा तरीका तांत्रिक टुन्नू ने खोज निकाला था। वो पहले अंट शंट कुछ मंत्र पढ़ते, जूता सुंघाते और फिर वही जूता फटाफट खोपड़ी पर बजा देते। आदमी ठीक होकर चला जाता। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक टुन्नू के पास आया। उसके साथ एक पहलवान नुमा आदमी भी था। दरअसल ये पहलवान उसी वृद्ध का लड़का था। तांत्रिक टुन्नू ने वृद्ध के कहने पर पहलवान का निरीक्षण किया। अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और सिर के चारों ओर बकरे की हड्डियां घुमाई, फिर बोले, इस पर तो हवा सवार है। वृद्ध गिड़गिड़ाया, महाराज जैसे भी हो इसे ठीक कर दो, ये मेरा इकलौता लड़का है। तांत्रिक टुन्नू ने पहलवान का इलाज शुरू किया। जूता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सूंघो। पहलवान ने जूता नाक से लगा लिया। तभी तांत्रिक टुन्नू ने वही जूता पहलवान के सिर पर मारना शुरू कर दिया। अचानक पहलवान ने तांत्रिक टुन्नू की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठाते हुए बोला, कुश्ती लड़ेगा? तांत्रिक टुन्नू की सिट्टी पिट्टी गुम। मिमियाकर बोले, बड़ा खतरनाक भूत है। पहलवान ने टुन्नू मियां को जमीन पर पटक दिया और फिर जमकर धुनाई की। टुन्नू मियां की हर चूल हिल गई थी। 2-4 दांत भी ढीले पड़ गए थे। पहलवान और उसके बाप के जाने के बाद टुन्नू मियां ने तौबा की। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब नहीं करूंगा ये तंत्र मंत्र का धंधा। टुन्नू मियां अब फिर खाली हैं, सोच रहे हैं इस बार क्या धंधा शुरू किया जाए। आप सुझा सकते हैं कोई धंधा?